हेलो गाइस, दिस इज मुकेश। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है फिजिक्स तड़का। तो आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 3 ऑफ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। ठीक है, लेक्चर फर्स्ट कर लिया हमने, लेक्चर सेकंड कर लिया। लेक्चर फर्स्ट में हमने बोर मॉडल के बारे में डिस्कस किया था और लेक्चर सेकंड में हमने जो न्यूमेरिकल्स थे बोर मॉडल पे, जो नेट जेआरएफ के न्यूमेरिकल थे वो हमने सॉल्व किए थे। ठीक है, दोनों जो टॉपिक थे वो IIT जैम के लिए भी इंपॉर्टेंट थे और CSIR नेट जेआरएफ के लिए भी इंपॉर्टेंट थे। आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, ये CSIR नेट जेआरएफ के लिए, गेट के लिए, जस्ट के लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो टॉपिक होगा इसमें हमारा मेन फोकस होगा हाउ वी गेट टू नो इलेक्ट्रॉन हैव स्पिन। हमें कैसे पता लगा भाई इलेक्ट्रॉन के पास स्पिन है। ठीक है, इसके बारे में सारी थ्योरी होगी। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया जिसे कहते हैं हम STE स्टैनलाक गेरलक एक्सपेरिमेंट, जिससे हमें एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मिलता है भाई इलेक्ट्रॉन के पास स्पिन है। लेकिन पता कैसे लगा शुरू में, कैसे आइडिया आया भाई इलेक्ट्रॉन के पास भी स्पिन हो सकती है। बाद में एक्सपेरिमेंटली वो प्रूफ किया गया। देखो, अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल हमें पता है जो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक, हम पहले ये देखते हैं भाई स्पिन का कैसे पता लगा इलेक्ट्रॉन के पास स्पिन है। ठीक है, तो देखो हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो इसका जो स्पेक्ट्रा था, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी लेवल थे वो हमें ये स्पेक्ट्रा मिला था। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो उन्हीं ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा जिनका एंगुलर मोमेंटम n × h/2π हो। यहाँ पे n = 1 2 3, मतलब क्वांटाइजेशन होगा। यहाँ पे जो एनर्जी लेवल है वो क्वांटाइज्ड होंगे। ठीक है, तो ये स्पेक्ट्रा था हमारे पास हाइड्रोजन एटम का, जिसमें इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल्स थे हमारे पास En = -13.6 / n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये एनर्जी लेवल्स थे हमारे पास। n = 1, n = 2, n = 3, n = 4, n = 5। ठीक है, ये एनर्जी लेवल थे L की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए। L की वैल्यू h/2π है यहाँ पे L की वैल्यू है 2 × h/2π, यहाँ पे L की वैल्यू है 3 × h/2π। ठीक है, ये सारी L की वैल्यू है। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे ही देखो ये हमारे पास बोर ने बताया था जो हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन है उसका स्पेक्ट्रा इस टाइप का होगा, लेकिन एक्सपेरिमेंटली जो रिजल्ट्स मिला वो बिल्कुल डिफरेंट मिला। जो एक्सपेरिमेंटली हमें रिजल्ट्स मिले, जो स्पेक्ट्रा मिला वो बिल्कुल ही डिफरेंट मिला। क्या मिला उसमें, जो ये लेवल्स है ये भी फर्दर स्प्लिट हो रहे थे। ये लेवल भी, जो सेकंड लेवल था वो भी फर्दर स्प्लिट हो रहा था। कितने पार्ट्स में स्प्लिट हो रहा था, डबल स्प्लिट हो रहा था या ट्रिपल स्प्लिट हो रहा था, वो बाद की बात है वो, लेकिन स्प्लिटिंग थी वहाँ पे। यहाँ पे ऐसे लेवल्स नहीं मिले थे हमें, लेवल्स में स्प्लिटिंग थी। मतलब ये जो लेवल्स मिल रहे हैं हमें, जैसे मान लो n = 1 2 3 4 5 तक हमारे पास 5 लेवल मिले। ठीक है, यहाँ तक हमें 5 लेवल्स मिले, लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया वो लेवल 5 से ज़्यादा थे, इनमें आपस में स्प्लिटिंग थी। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली एक चीज़ तो ये पता लगी। और सेकंड चीज़ क्या पता लगी, देखो यदि हम इस एटम को बोर थ्योरी के अकॉर्डिंग, देखो बोर थ्योरी के अकॉर्डिंग टू द बोर थ्योरी, यदि इस एटम को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें इस एटम को, तो इसके जो लेवल्स है वो स्प्लिट हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द क्वांटम मैकेनिक्स। कैसे स्प्लिट होंगे, L के कोरस्पॉन्ड एक ml की वैल्यू होगी और जो ml होगा वो होगा -L2 + L। तो L = यदि 0 है तो स्प्लिटिंग, कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी। L = 1 है तो स्प्लिटिंग। ये कैसे होगा ये आएंगे हम, ठीक है, उस पर आएंगे। 1 0 -1, L = 2 है तो ml होगा हमारे पास 2 1 0 -1 -2। इस टाइप से जो लेवल्स है स्प्लिट होंगे मैग्नेटिक फील्ड में यदि एटम को रखते हैं। ये थियोरेटिकल डिस्क्रिप्शन है हमारा, मतलब बोर ने ऐसा बताया था। बोर ने बताया था यदि कोई L = 0 वाला लेवल है वो स्प्लिट नहीं होगा, L = 1 वाला लेवल है वो 3 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा, L = 2 वाला लेवल है वो 5 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बोर ने बताया था अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी। यदि किसी एटम को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, किसी इलेक्ट्रॉन को, जो एक एटम है, सिंगली आयनाइज्ड एटम है, उसको हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके जो लेवल्स है वो इस हिसाब से स्प्लिट होंगे। ठीक है, L = 1 के लिए लेवल 3 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा। L = 2 के लिए जो लेवल्स है वो 2 0 -1 2 1 0 -1 5 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा। मतलब ml की जो वैल्यू होगी वो होगी 2L + 1 अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में जो L होगा वो होगा L + 1 h/2π रूट। इसकी जो वैल्यू होगी
एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की होगी एल प्लस 1 h/2। यहाँ पे जो एल है वो है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ठीक है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली जो रिजल्ट था वो बिल्कुल डिफरेंट था। एक्सपेरिमेंटली बोर ने बताया था भाई जो किसी भी एटम को यदि मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो इस हिसाब से स्प्लिट होंगे, ml के अकॉर्डिंग वो स्प्लिट होंगे, सिर्फ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के अकॉर्डिंग ही वो स्प्लिट होंगे, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा था जो मिस हो रहा था जिसकी वजह से ये पूरी थ्योरी गड़बड़ हो रही थी, क्योंकि ये थ्योरी सही नहीं है, बोर की थ्योरी इनकम्प्लीट है। अभी तक भी जो बोर ने थ्योरी दी थी वो इनकम्प्लीट है, वो कंप्लीट नहीं है। क्योंकि देखो बोर की थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन के जो हाइड्रोजन एटम के जो लेवल्स है वो इस टाइप के हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटली जो लेवल्स मिले वो बहुत ज़्यादा लेवल्स मिले, स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा थी उनमें। तो इस चीज़ को बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और यदि हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें किसी एटम को तो बोर ने बताया जो लेवल्स है वो इस हिसाब से स्प्लिट होंगे। L=0 वाला स्प्लिट नहीं होगा, L=1 वाला 3 पार्ट्स में स्प्लिट होगा, ठीक है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये भी बिल्कुल डिफरेंट मिला। किसी एटम को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो जो स्प्लिटिंग होती है वो इससे काफ़ी डिफरेंट थी, जिसे हम कहते हैं जिमान इफेक्ट, ठीक है। तो जिमान इफेक्ट को बोर नहीं समझा पाया, ठीक है। और जब बिना मैग्नेटिक फील्ड में रखे ही जो स्पेक्ट्रा आ रहा था, एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रा, जब मैग्नेटिक फील्ड में था ही नहीं एटम, फिर जो स्पेक्ट्रा आ रहा था उसे भी बोर नहीं समझा पाया, क्योंकि बोर ने जो स्पेक्ट्रा दिया था वो एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रा से काफ़ी डिफरेंट था। हाइड्रोजन एटम का जो एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रा लोगे तुम वो बिल्कुल डिफरेंट होगा जो बोर के अकॉर्डिंग जो स्पेक्ट्रा है, ठीक है। यदि हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ करोगे उससे तुम देखोगे जो स्पेक्ट्रा बहुत ज़्यादा डिफरेंट आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। फिर माना गया भाई इलेक्ट्रॉन है, फिर एक थियोटिकल मतलब एक कॉन्सेप्ट लिया गया, एक पोस्टुलेट लिया गया भाई जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास भी एक इंट्रिंसिक स्पिन है, वो भी अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है, ठीक है। उसकी रोटेशन की वजह से उसके पास भी एक मैग्नेटिक मोमेंट है और वो मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करता है, तो जो लेवल्स है उनमें स्प्लिटिंग होती है, उसे हम कहते हैं स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, ठीक है। स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन है वो जो इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मैग्नेटिक फील्ड है उससे इंटरेक्ट करती है, इंटरेक्शन से जो लेवल्स है वो फर्दर स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है। बिना मैग्नेटिक फील्ड में रखे ही स्प्लिटिंग होगी, ठीक है। ऑलरेडी एक स्प्लिटिंग है बिना मैग्नेटिक फील्ड में रखे ही, और मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद इलेक्ट्रॉन स्पिन को कंसीडर करेंगे तब जो स्प्लिटिंग होगी वो बिल्कुल डिफरेंट होगी स्प्लिटिंग से, उसे हम कहते हैं जीमान इफेक्ट और स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। तो जो बोर मॉडल है वो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन को नहीं समझा पाया और जीमान इफेक्ट को नहीं समझा पाया, तो इसलिए कंसीडर किया गया भाई जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास एक स्पिन है। जब इलेक्ट्रॉन के पास स्पिन कंसीडर कर ली गई उसके बाद इन सभी चीज़ों को समझाया गया, ठीक है, ठीक है। इसके बाद एक और है इसमें हाइपरफाइन स्ट्रक्चर है, उसको भी बोर मॉडल ने नहीं समझाया, उसको भी इलेक्ट्रॉन स्पिन से ही हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक। हाइपरफाइन जो स्प्लिटिंग है उसमें क्या है, उसमें जो न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन है उनकी भी एक इंट्रिंसिक स्पिन है, उसको भी बोर ने मतलब एक्सक्लूड कर दिया था, बोर ने उसको भी नहीं माना था। तो जो न्यूक्लियस है उसके अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन की इंट्रिंसिक स्पिन उसकी वजह से भी एक स्प्लिटिंग होती है जिसे हम कहते हैं हाइपरफाइन स्प्लिटिंग, ठीक है। इसे हम कहेंगे फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग, और हाइपरफाइन होगी जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन है उनकी वजह से जो स्प्लिटिंग हो रही है वो होगी हाइपरफाइन स्प्लिटिंग, ठीक। देखो अब हम डिस्कस करते हैं अकॉर्डिंग टू द बोर थ्योरी जो इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन के अंदर रिवॉल्व कर रहा है हाइड्रोजन एटम में, उसका एंगुलर मोमेंटम क्या है, उसका मैग्नेटिक मोमेंटम क्या है, और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये स्प्लिटिंग कैसे आती है हमारे पास, इसके बारे में डिस्कस कर। अभी इलेक्ट्रॉन स्पिन हम कंसिडर नहीं कर रहे, ये मैंने तुम्हें बताया है इलेक्ट्रॉन स्पिन को हमें कैसे पता लगा भाई इलेक्ट्रॉन स्पिन आई, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट और जो बोर थ्योरी के अकॉर्डिंग रिजल्ट आ रहे थे वो डिफरेंट थे। अब हम देखते हैं बोर थ्योरी के अकॉर्डिंग बोर ने कैसे बताया भाई इलेक्ट्रॉन के पास मैग्नेटिक मोमेंट है और जो उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो आपस में इंटरेक्शन की वजह से यहाँ पे स्प्लिटिंग होती है, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे समझ आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। इसमें आराम से हो सकता है 2 लेक्चर लगे, स्पिन जो हमें कैसे पता लगा भाई इलेक्ट्रॉन के पास स्पिन, इसमें छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक है, ठीक है। उनको मिला के हमेशा 2 हो सकता है टोटल 2 लेक्चर लगे, ठीक है। तो उसको हम एक एक करके सभी टॉपिक को डिस्कस करते हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स है उन सभी को लेके चलते हैं साथ।
तो अब डिस्कस करते हैं हम ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, जो बोर्ड ने बताया था, और जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन के चारों रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन के चारों रिवॉल्व कर रहा है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है आई। ठीक है, इस करंट की वजह से एक अंदर मैग्नेटिक मोमेंट होगा, वो होगा आई इंटू ए। ठीक है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट कहेंगे जिसे, आई इंटू ए है एरिया, इसकी रेडियस आर है, तो जो ए होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर और आई, और जो आई होगा वो होगा ई बाय टी, चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, ई बाय टी, टी है कंप्लीट टाइम, इस ऑर्बिट में कितना टाइम लगा, और टी होगा हमारे पास 2 पाई आर ओवर वी, वी उसकी वेलोसिटी है, 2 पाई आर इसकी सरकमफ्रेंस है, तो टी होगा 2 पाई आर अपॉन वी। तो ई होगा हमारे पास, आई होगा हमारे पास, जो करंट होगा वो होगा 2 पाई आर वी। ठीक है, ये हमारे पास करंट आएगा। तो ऑर्बिटल एंगुलर जो मैग्नेटिक मोमेंट है हमारे पास वो क्या आएगा, इसको म्यू एल से भी लिख देते हैं हम, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू एल से, ई वी अपॉन 2 पाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, ई वी आर बाई 2, ये आएगा हमारे पास ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है, वो एक मैग्नेटिक मोमेंट की तरह, एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, ये तुमने पढ़ा होगा बायो-सावर्ट लॉ में, जब जो कोई चार्ज पार्टिकल एक सर्कल में रिवॉल्व करता है, एक करंट कैरिंग लूप है, इट इज़ बिहेव लाइक ए मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, मतलब जो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा और उसका एक मैग्नेटिक मोमेंट होगा। ठीक है, वो मैग्नेटिक मोमेंट होगा ई वी आर बाय 2, और हमें पता है इसका जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो है एम वी आर, जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो है एम वी आर। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा म्यू एल बाय एल, दोनों क्वांटाइज्ड होंगे। देखो जो म्यू एल जो मैग्नेटिक मोमेंट है, देखो एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड हमें पता है एन एच अपॉन 2 पाई, ये क्वांटाइज्ड है अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल। ठीक है, ये क्वांटाइज्ड है, तो म्यू एल भी क्वांटाइज्ड होगा। देखो कैसे होगा, म्यू एल अपॉन एल का जो रेशियो होगा वो होगा ई वी आर बाय 2 इंटू एम वी आर। तो यहाँ से R से एक R कैंसिल हो जाएगा, V से V कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा E बाय 2m। तो जो म्यू एल आएगा वो आएगा E बाय 2m इंटू एल। यदि हम वेक्टर साइन लें तो ये नेगेटिव साइन आ जाएगा यहाँ पे। नेगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी। देखो कैसे, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, मान लो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। करंट की डायरेक्शन ये है, तो जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो नीचे की डायरेक्शन में होगा बायो-सावर्ट लॉ से, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इस साइड कर रहा है, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वो इस डायरेक्शन में होगा। ऑर्बिटल एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट होगा। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए नेगेटिव साइन है। ये जो रेशियो है ये E बाय 2m, इसे हम कहेंगे, ये जो रेशियो ये कांस्टेंट है E बाय 2m, ये हमारे पास इसका नाम है रेशियो का जायरो मैग्नेटिक रेशियो, जायरो मैग्नेटिक रेशियो। ठीक है, जायरो मैग्नेटिक रेशियो होगा जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो जायरो मैग्नेटिक रेशियो। अब यहाँ पे देखो जो म्यू एल है वो आएगा हमारे पास, यदि हम वेक्टर मैग्नीट्यूड लिखें E बाय 2m इंटू एन एच अपॉन 2 पाई, तो ये आएगा हमारे पास E एच अपॉन 4 पाई m इंटू एच। ठीक है, आएगा E एच अपॉन 4 पाई m इंटू एच, सॉरी n, यह आएगा n। देखो L को लिख दिया हमने एन एच अपॉन 2 पाई, और यहाँ से 2 इंटू 2 4 पाई m ई एच अपॉन 4 पाई, ये आएगा बोर मैग्नेटॉन, ये इसे कहेंगे हम म्यू बी इंटू एन, ये होगा बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, बोर मैग्नेटॉन म्यू बी से, इसको यहाँ भी लिख सकते हैं। देखो इसको हम क्या कर देंगे, म्यू एल माइनस E बाय 2m इंटू 2 पाई अपॉन एच, 2 पाई अपॉन एच इंटू एच अपॉन 2 पाई इंटू एल। तो इसको लिख देंगे हम बोर मैग्नेटॉन, तो म्यू एल आ जाएगा हमारे पास माइनस म्यू बी, ये आ जाएगा हमारे पास एल वेक्टर एच अपॉन 2 पाई। तो ये भी हमारे पास
मैग्नेटिक मोमेंट होगा। ठीक है, इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, म्यू एल होगा हमारे पास माइनस म्यू बी एच अपॉन 2 पाई एल वेक्टर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ये भी लिख सकते हैं हम इसको, ये भी लिख सकते हैं एन के टर्म में। जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो भी क्वांटाइज्ड होगा इन टर्म्स ऑफ बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, एन की वैल्यू 1 है तो म्यू बी होगा, एन की वैल्यू 2 है तो 2 म्यू बी होगा। मतलब बोर मैग्नेटॉन की टर्म्स में वो क्वांटाइज्ड होगा, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड है तो बोर जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो भी क्वांटाइज्ड होगा। ठीक है, ये मैग्नेटिक मोमेंट है जो अपोजिट डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, जो एंगुलर मोमेंटम है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब क्या होगा, देखो जब इस एटम को, ये बोर ने बताया था, सिर्फ बोर ने देखो जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को ही कंसीडर किया था, कोई इंट्रिंसिक स्पिन या कोई वो जो इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे घूम रहा है उसकी जो स्पिन है उसको कंसीडर नहीं किया। बोर ने कंसीडर किया सिर्फ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, वो प्रोटॉन के चारों रिवॉल्व कर रहा है, उसकी वजह से एक मैग्नेटिक मोमेंट है। सिर्फ बोर ने इतना ही कंसीडर किया था। अब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में रखने से इस पर क्या इफेक्ट होगा वो देखते हैं हम। ठीक है, जब हम किसी ये जो एटम है इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस एटम पे क्या इफेक्ट होगा, उसका जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होगा, उसका जेड कंपोनेंट क्या होगा, जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसका जेड कंपोनेंट क्या होगा। ठीक है, जो क्वांटाइजेशन है वो कैसा होगा। ठीक है, वो मतलब जो क्वांटाइजेशन है वो कंटिन्यूस होगा या डिस्क्रीट होगा, मतलब जो जेड कंपोनेंट है वो डिस्क्रीट होगा या कंटिन्यूस होगा। तो देखो यहाँ पे जो ये है इसको हम ये भी कह सकते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसको ये भी कह सकते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। एक डाइपोल मोमेंट की तरह बिहेव कर रहा है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की तरह बिहेव कर रहा है। ये तुमने पढ़ा होगा, मतलब 12th लेवल पे भी पढ़ा होगा, बीएससी में पढ़ा होगा। जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की तरह बिहेव करता है। अब इस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर क्या इफेक्ट होगा। जैसे हम डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो रोटेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अबाउट। ठीक है, उस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में इस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को रखेंगे तो उस पर क्या इफेक्ट होगा उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जो हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल है, मैग्नेटिक डाइपोल ये है, इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है प्रोटॉन के चारों, ये मैग्नेटिक डाइपोल है, ये इसकी एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन है। इसको एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया हमने, ये मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है बी, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर रख दिया, ये थीटा एंगल बना रहे हैं यहाँ से। ठीक है, बी और एल में जो एंगल है वो थीटा, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने इसको जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है इसको प्लेस कर दिया। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, इस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पे ये जो एल है इस पर एक टॉर्क लगेगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, उस टॉर्क की वजह से ये बी के अबाउट प्रिसिस करेगा। ठीक है, यहाँ पे एक प्रिसीजन होगी बी के अबाउट। ये जो एंगुलर मोमेंटम है, ये जो वेक्टर है देखो ये बी के अबाउट, ये मान लो बी है हमारे पास, बी वेक्टर है, ये एंगुलर मोमेंटम है एल, तो ये प्रिसिस करेगा बी के अबाउट। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम है वो इसके अबाउट रोटेट करेगा बी के अबाउट, इसकी डायरेक्शन चेंज होगी लेकिन इसका मैग्नीट्यूड में कोई फ़र्क नहीं होगा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड है, देखो जो टॉर्क लग रहा है एक्चुअल में, जो टॉर्क है क्या हमारे पास, टॉर्क है म्यू क्रॉस बी, म्यू एल क्रॉस बी, और म्यू एल है एल के अपोजिट डायरेक्शन में, एल के अपोजिट डायरेक्शन म्यू एल है मैग्नेटिक मोमेंट, म्यू एल क्रॉस बी है टॉर्क, ये तुम्हें पता है। म्यू एल क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी वो एल के परपेंडिकुलर होगी, म्यू एल क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है वो एल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी। ठीक है, यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ पे ये म्यू एल होगा और ये म्यू एल क्रॉस बी होगा 180 माइनस थीटा। म्यू एल क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी वो एल के परपेंडिकुलर होगी, ये जो लाइन है एल वाली इसके परपेंडिकुलर होगी। तो यदि जो टॉर्क है वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के परपेंडिकुलर है तो वो सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज करेगा। ठीक है, जैसे एक डिस्क है, मान लो ये डिस्क है, ठीक है, ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है तो ये इसका एंगुलर मोमेंटम है। यदि हम देखो, यदि इस पर एक फोर्स लगाएं, फोर्स यदि इस डायरेक्शन में लगाएं हम एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन में, तो टॉर्क क्या होगा, टॉर्क का फॉर्मूला आर क्रॉस एफ, ये आर है हमारे पास और फोर्स ऊपर है, तो आर क्रॉस एफ होगा हमारे पास एंगुलर मोमेंटम के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। देखो आर इस डायरेक्शन में है हमारे पास और एफ ऊपर डायरेक्शन में, तो आर क्रॉस एफ होगा हमारे बाहर की डायरेक्शन में, ये एंगुलर मोमेंटम के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगाने से डिस्क जो घूम रही है, जो जिसकी एंगुलर वेलोसिटी, उसके मैग्नीट्यूड में कोई फ़र्क नहीं आएगा। हो सकता है इसकी जो एक्सिस है ये चेंज हो जाए, ये एल चेंज हो जाए, एल जो एक्सिस है ये एक्सिस चेंज हो जाएगी, ये शिफ्ट होगी इधर आ जाएगी,
ठीक है, इस फोर्स की वजह से ये एक्सिस इधर आ जाएगी, फिर हो सकता है और फोर्स की वजह से इधर चला जाए। ये प्रीसिस करेगा, मतलब जो एक्सिस एंगुलर मोमेंटम की वो प्रीसिस करेगी, ठीक है। लेकिन उसकी जो मैग्नीट्यूड है, रोटेट करने का जो मैग्नीट्यूड है, इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो टॉर्क की वजह से उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, मतलब एंगुलर मोमेंटम में बी के अबाउट प्रीसिस करेगा इसके अराउंड, ठीक है। तो इस पे टॉर्क होगा हमारे पास म्यू एल क्रॉस बी, और टॉर्क को हम क्या लिख सकते हैं, डी एल बाई डी टी, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। लेकिन एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन में चेंज हो रहा है यहाँ पे सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो इसको हम थोड़ा सा यहाँ बनाते हैं। देखो ये हमारे पास बी है, ठीक है, ये एल है हमारे पास, जो बी और एल में एंगल थीटा, ये एल है मान लो, ये बी है, ये इसके अबाउट प्रीसिस कर रहा है। कुछ टाइम बाद ये यहाँ होगा मान लो, ठीक है, ये वेक्टर एल है, तो ये जो रेडियस है ये होगी एल साइन थीटा, ठीक है। कुछ टाइम बाद ये यहाँ होगा, तो ये होगा हमारे पास डी एल, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन कितना चेंज हुआ, डी एल, तो डी एल होगा हमारे पास, ये देखो ये होगा हमारे पास थीटा, डी थीटा होगा हमारे पास ओमेगा डी टी, और ओमेगा है फ्रीक्वेंसी, मतलब किस फ्रीक्वेंसी से वो रोटेट कर रहा है, जो एक्सिस है वो किस फ्रीक्वेंसी से रोटेट कर रही है, तो डी थीटा ओमेगा डी टी। तो यहाँ से ओमेगा डी टी आएगा हमारे पास डी, देखो यहाँ से ये क्या आएगा, ये है हमारे पास डी एल, तो ये आएगा डी एल अपॉन एल साइन थीटा। ये पता है रिलेशन तुम्हें, जो डी थीटा होगा वो होगा डी आर अपॉन आर, ये होता है डी आर अपॉन आर, ठीक है। ये तुम्हें पता है आर्क में ये जो थीटा होता है ये आर है, ये एल मान लो, तो थीटा होगा एल अपॉन आर, तो यहाँ पे डी थीटा डी एल अपॉन आर ये लिख दिया हमने, डी एल अपॉन आर है एल साइन थीटा, मतलब इसका साइन कंपोनेंट, एंगुलर मोमेंटम का ये एल है, तो इसका जो साइन कंपोनेंट होगा वो होगा ये वाला एल साइन थीटा। तो ओमेगा डी थीटा आएगा डी एल एल साइन थीटा, तो ओमेगा क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे ओमेगा डी टी होगा, तो ओमेगा आएगा हमारे पास डी एल बाई डी टी इंटू 1/L साइन थीटा, और डी एल बाई डी टी हमारे पास टॉर्क, तो ओमेगा है टॉर्क अपॉन एल साइन थीटा, और टॉर्क है हमारे पास म्यू एल क्रॉस बी, तो टॉर्क को लिख देंगे हम म्यू एल बी साइन थीटा, म्यू एल साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा आएगा हमारे पास म्यू एल इंटू बी अपॉन एल। म्यू एल अपॉन एल का रेशियो हमने निकाला था अभी, म्यू एल अपॉन एल का रेशियो E/2m जायरो मैग्नेटिक रेशियो, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास E/2m इंटू बी, तो ये फ्रीक्वेंसी होगी प्रिसीजन की, जो एंगुलर मोमेंटम की जो एक्सिस है वो बी के अबाउट प्रिसिस कर रही है, जो रोटेट कर रही है बी के अबाउट, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इसे हम कहेंगे लार्मर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ओमेगा होगा हमारे पास E/2m लार्मर फ्रीक्वेंसी। लेकिन एक्सपेरिमेंटली केस बिल्कुल अलग होगा, ये तो बोर्ड ने बताया था इतना, ठीक है। ये हम कर रहे हैं बोर के अकॉर्डिंग, बोर्ड ने बताया था भाई जो इलेक्ट्रॉन है उसको, जो एटम है उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसकी जो एंगुलर मोमेंटम की एक्सिस है वो प्रिसिस करेगी इस फ्रीक्वेंसी से, जिसे हम कहेंगे लार्मर फ्रीक्वेंसी। ये सारा मैथमेटिकली है, एक्सपेरिमेंटली जो रिजल्ट्स मिले वो बहुत ही डिफरेंट मिले, तभी तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन कंसीडर की गई, बाद में स्पिन कहा गया भाई जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास भी स्पिन है, फिर उसमें उस स्पिन को कंसीडर करते हुए दोबारा इसको मॉडिफाइड किया गया, जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट है उसमें उसको दोबारा मॉडिफाइड किया गया, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट में अब स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी आ जाएगा इलेक्ट्रॉन का, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट के साथ साथ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी आएगा। फिर जो टोटल एटम का जो मॉडल है उसको दोबारा मॉडिफाइड किया गया, उसके बाद दोबारा ये सभी कंसीडर करने के बाद जो स्पेक्ट्रा है उसको दोबारा ड्रॉ किया गया, जिसे हम कहते हैं, जिसमें हमने इस कंसीडर किया जो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन टर्म है उसको कंसीडर किया। फिर उसमें एक इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसकी जो रिलेटिविस्टिक जो करेक्शन है उसको भी कंसीडर किया गया, उसके बाद स्पेक्ट्रा ड्रॉ किया गया दोबारा। हाइड्रोजन जो स्पेक्ट्रा बोर्ड ने ड्रॉ किया गया था उसमें बहुत सारी कमियाँ थी, ठीक है, उन कमियों को धीरे धीरे पूरा किया गया और दोबारा स्पेक्ट्रा ड्रॉ किया गया, ठीक है। फिर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या स्पेक्ट्रा आएगा, वो स्पिन कंसीडर करने के बाद अपने आप सही हो जाएगा, ठीक है। यदि हम स्पिन कंसीडर करते हैं इलेक्ट्रॉन की तो उसके बाद वो मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद जो स्पेक्ट्रा आएगा वो भी सही आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये इसकी लार्मर फ्रीक्वेंसी, इस पे क्वेश्चन बन जाता है कई बार लार्मर फ्रीक्वेंसी पे,
ठीक है। और यहाँ पे डायरेक्ट कोई भी क्वेश्चन बना सकता है यहाँ से कुछ भी। यहाँ पे ये है जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी जो वेलोसिटी, उसकी जो मैग्नीट्यूड एंगुलर मोमेंटम वो चेंज नहीं होगा, उसकी सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी और वो प्रिसीज करेगा अबाउट बी। ठीक है, देखो अब बात करते हैं हम स्पेस क्वांटाइजेशन की। स्पेस क्वांटाइजेशन का क्या मतलब, देखो जब हमने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। ये हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, ये एंगुलर मोमेंटम में है, ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट है, इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है जो थीटा एंगल बना रहा है एंगुलर मोमेंटम से, जो ये प्रीसिस करेगा इसके अबाउट। इसका जो जेड कंपोनेंट होगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में एल जेड होगा, और एल जेड की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती है, क्या ये कंटिन्यूस होगा या डिस्क्रीट होगा या क्वांटाइज्ड होगा। ठीक है, ये हमें पता लगाना है। जो एल जेड है देखो अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स ये भी क्वांटाइज्ड होगा, क्योंकि जो एंगुलर मोमेंटम है उसका क्वांटाइजेशन क्वांटम मैकेनिक्स में हम कैसे लिखते हैं, h/2 से, और एल जेड को हम लिखते हैं ml h/2 से, और जो ml है वो है -L2 + L क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग। जब हाइड्रोजन एटम हम क्वांटम मैकेनिक्स में BSc लेवल पे पढ़ते हैं तो ml की पॉसिबल वैल्यू होती है -L2 + L, तो ml की जो टोटल वैल्यू होती है वो होती है 2L + 1। ठीक है, तो यदि हमारे पास देखो एल जेड है वो है ml h/2 और एल जेड को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, L cos थीटा। एल जेड को हम लिख सकते हैं यहाँ से जेड कंपोनेंट L cos थीटा, तो cos थीटा क्या आएगा यहाँ पे, cos थीटा आएगा LZ/L, तो ये आएगा ml h/2 √L L + 1 h/2 h/2 से h/2 कैंसिल हो जाएगा ml। तो देखो जो cos थीटा है, जो एंगुलर मोमेंटम का जो जेड कंपोनेंट है वो स्पेस में क्वांटाइज्ड है। ठीक है, सभी पॉसिबल वैल्यू नहीं हो सकती उसकी, उसकी कुछ फिक्स वैल्यू होगी, वो डिपेंड करेगा इस cos थीटा पे। इसको हम कहेंगे स्पेस क्वांटाइजेशन, एंगुलर मोमेंटम का जो क्वांटाइजेशन है, स्पेस क्वांटाइजेशन। ठीक है, इसको हम ड्रॉ भी कर सकते हैं। देखो ml की कितनी वैल्यू हो सकती है, यदि हम L = 2 वाला केस लें तो ml की वैल्यू होगी हमारे पास -2 -1 0 1 2, 5 पॉसिबल वैल्यू होगी। तो cos थीटा की 5 पॉसिबल वैल्यू होगी, L की वैल्यू 2 होगी, तो नीचे वाली टर्म क्या आएगी, ml/2 × 3 2 × 3 रूट में √6, तो ml/√6। अब देखो यहाँ पे ml की अलग अलग वैल्यू है, -2 -1 0 1 2। यदि ml की वैल्यू 0 है तो cos थीटा आएगा हमारे पास 0, थीटा आएगा 90, तो थीटा = 90 पे यदि एंगुलर मोमेंटम है वो 90 का एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड से, तो वहाँ पे ml की वैल्यू 0 होगी, जेड कंपोनेंट है वो 0 होगा वहाँ पे। ठीक है, तो ये देखो इसको हम ड्रॉ भी कर सकते हैं इस क्वांटाइजेशन को। देखो कैसे ड्रॉ करेंगे इसको, इस पर क्वेश्चन करेंगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये देखो ये जेड कंपोनेंट है, ये 90 एंगल है, 90 एंगल पे ml 0 होगा। ठीक है, ये ml 1 होगा, यहाँ पे ml2 होगा। ठीक है, जैसे जैसे ml की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे थीटा की वैल्यू कम होती जाएगी। यहाँ पे ml -1 होगा, यहाँ पे ml -2 होगा, यहाँ पे अलग अलग थीटा की वैल्यू होगी, वो तुम निकाल सकते हो। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट करके और कैलकुलेशन करके, कोई पूछेगा नहीं तुम्हें अलग अलग थीटा की वैल्यू, क्वेश्चन में दिया होगा तुम्हें या तो एंगल दिया होगा या कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी, ऐसे नहीं है तुम्हें कुछ भी रैंडम वैल्यू पूछ लेंगे। ठीक है, तो ये स्पेस का क्वांटाइजेशन होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, ये जेड कंपोनेंट है, ये जो जेड कंपोनेंट एंगुलर मोमेंटम के, ठीक है, उनमें ये इस टाइप से क्वांटाइजेशन होगा टोटल। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ml 0 होगा, उसके बाद ml1 ml2 ml -1 ml -2, मतलब 5 पार्ट्स में डिवाइड होगा। यदि हम L = 1 लें तो ये आएगा 1 0 -1, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, 0 1 -1। ठीक है, ये अलग अलग एंगल के लिए होगा, एंगल निकाल सकते हो, इसे हम कहेंगे स्पेस क्वांटाइजेशन। इस पर कई बार क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं बनता। मतलब जो LZ कंपोनेंट है इट इज़ ऑल्सो क्वांटाइज्ड। ठीक है, जो जेड कंपोनेंट है एंगुलर मोमेंटम का इट इज़ ऑल्सो क्वांटाइज अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स। मतलब इसकी टोटल जो वैल्यू है कितनी पॉसिबल वैल्यू है वो डिपेंड करेगी L पे। L1 है तो 3 वैल्यू होगी, L2 है तो 5 वैल्यू होगी। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है ml की जो टोटल पॉसिबल वैल्यू होगी वो होगी 2L + 1। ठीक है, इसे हम कहेंगे स्पेस क्वांटाइजेशन।
ठीक है। लेकिन एक्सपेरिमेंटल जो क्वांटाइजेशन है वो बिल्कुल डिफरेंट मिला, ठीक है। जो जेड कंपोनेंट है एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो जो एंगुलर मोमेंटम का जो जेड कंपोनेंट है वो बिल्कुल अलग मिला, क्योंकि जो स्पेक्ट्रा है वो बिल्कुल ही डिफरेंट मिला। जो हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रा मिला एक्सपेरिमेंटली हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर से देखा गया, तो जो स्पेक्ट्रा है वो बिल्कुल ही डिफरेंट मिला जो बोर ने स्पेक्ट्रा दिया था। तो बोर के मॉडल में बहुत सारी कमियां थी, उन कमियों को धीरे धीरे सुधारा गया। सबसे बड़ी कमी यही थी, उसने इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन को कंसिडर नहीं किया। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की स्पिन को भी कंसीडर कर लिया गया, उसके बाद भी कुछ कमियां रही। उसके बाद ये कमी रही भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो हाई वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो रिलेटिविस्टिक जो करेक्शन है उसको भी फिर कंसीडर किया गया, उसको कंसीडर किया, फिर भी कुछ कमी रही। फिर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन है उनकी स्पिन को भी कंसीडर किया गया। फिर हमारे पास जो टोटल स्पेक्ट्रा है वो निकल के आया। फिर मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद भी जो स्पेक्ट्रा है वो कैसा बनता है, वो इन तीनों को कंसीडर करने के बाद सही मिला हमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन स्पिन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो स्पिन है उसको माना गया अब माना गया इलेक्ट्रॉन के पास एक स्पिन है। देखो ये इसका जो इलेक्ट्रॉन स्पिन का जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मिला हमें, वो मिला एक एक्सपेरिमेंट है स्टैन गेरलाच एक्सपेरिमेंट, वहाँ से इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मिला, वहाँ से क्वेश्चन बन जाता है नेट में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन स्पिन, अब माना गया जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास भी एक इंट्रिंसिक स्पिन है, इंट्रिंसिक उसकी एक खुद की स्पिन है, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों रिवॉल्व कर रहा है और इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे भी रोटेट कर रहा है, एक्सिस रोटेशन। इसकी वजह से इसके पास एक इंटरनल या इंट्रिंसिक कह देते हैं या इंटरनल स्पिन है, ठीक है। और उसकी वजह से ये रोटेट कर रहा है अपनी एक्स पे, उसकी वजह से एक इंटरनल मैग्नेटिक मोमेंट है इसके बाद, जिसे स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कहेंगे, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। और इसे एस से डिनोट करते हैं, ये भी क्वांटाइज्ड होगा, स्मॉल एस, s+1 h/2π। यहाँ पे जो स्मॉल एस है वो है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर स्मॉल एस, ठीक है। इसकी जो पॉसिबल वैल्यू होगी एस की वो होगी हाफ, जो स्मॉल एस की वैल्यू है वो होगी हमारे पास हाफ, ठीक है, हाफ। या देखो इसका जो जेड कंपोनेंट होगा वो होगा हमारे पास ms(h/2π) अकॉर्डिंग टू, जैसे देखो एक जैसे हमारा एंगुलर मोमेंटम है उसकी स्पिन है, उसका जेड कंपोनेंट है, वैसे ही सेम इसको कंसिडर किया, इलेक्ट्रॉन की स्पिन है उसका एक जेड कंपोनेंट है। यहाँ पे जो ms की वैल्यू होगी वो होगी ±½ इसको हम ये भी लिख सकते हैं ±s, जो s की वैल्यू है वो हाफ, तो ±s जेड कंपोनेंट, तो ये आएगा हमारे पास ½ h/2π या -½ h/2π। तो ये हमारे पास एस जेड की वैल्यू होगी, मतलब दो पार्ट्स में जो जेड कंपोनेंट है स्पिन का वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रॉन की स्पिन, और इसका एक इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट होगा स्पिन का, उसे μs से लिखेंगे। जो μs होगा, देखो जो μl था हमारे पास, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम था, वो था हमारे पास E/2m × L, तो जो μs होगा वो होगा -E/2m × एक्सपेरिमेंटली देखा गया जो मैग्नेटिक जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है वो 2 टाइम्स था, यहाँ पे 2 टाइम्स E/2m, तो इसको लिख देंगे -GS E/2m × S, इसे G फैक्टर कहेंगे। जो GS की वैल्यू है इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 2 होगी, और यहाँ पे भी फिर एक G फैक्टर ऐड कर देंगे, ठीक है, ताकि सिमेट्री मेंटेन रहे। यहाँ पे इसको लिखेंगे GL, और जो GL की वैल्यू होगी वो 1 होगी। इलेक्ट्रॉन के लिए जो ऑर्बिटल में जो एंगुलर मोमेंटम के लिए जो G फैक्टर होगा वो 1 होगा, और स्पिन के लिए जो ऑर्बिटल जो G फैक्टर होगा स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट के लिए जो G फैक्टर होगा वो 2 होगा। इनका जेड कंपोनेंट क्या होगा, देखो μl का जो जेड कंपोनेंट होगा, μl का जो जेड कंपोनेंट होगा -GL E/2m, इसका जेड कंपोनेंट होगा LZ, और LZ है हमारे पास ml × h/2π, ml × h/2π, तो ये आएगा -GL E/2m ml h/2π, ठीक है। इसको देखो हम 2πh से मल्टीप्लाई करके इसको बोर मैग्नेट्रॉन के टर्म में भी लिख सकते हैं, तुम लिख सकते हो खुद बोर मैग्नेट्रॉन के टर्म में, ठीक है। और μs होगा जेड कंपोनेंट -GS, सॉरी यहाँ पे आएगा 2m E/2m × ms × h/2π, क्योंकि SZ आ जाएगा यहाँ पे, μSZ में SZ आ जाएगा, SZ को लिख दिया ms h/2π,
तो ये इनके जेड कंपोनेंट होंगे। बोर मैग्नेटॉन के टर्म में भी इनको तुम लिख सकते हो, ठीक है। बोर मैग्नेटॉन क्या था हमारे पास, EH/4πm, ये हमारे पास बोर मैग्नेटॉन था, EH/4πm। इसकी टर्म में भी यहाँ लिख सकते हो, नीचे 2π से मल्टीप्लाई करना है, 2πh ऊपर 2πh से मल्टीप्लाई करना है, तो बोर मैग्नेटॉन की टर्म में ये कैंसिल हो जाएगा, तो बोर मैग्नेटॉन की टर्म में ये आएगा, इसको लिख के देख लेना, -GL/μB/mL, ये आएगा -GS/μB/ms, ठीक है। GS की वैल्यू 2 है यहाँ पे, MS की वैल्यू ±½ तो जो μS/Z होगा वो होगा ±μB। यहाँ पे देखो GS की वैल्यू है 2 और MS की वैल्यू ±½ तो यह होगा ±μB μS/Z। जो Z कंपोनेंट स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट वो होगा ±μB, क्योंकि GS है 2 और MS है ±½ तो हाफ से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ±μB या -+μB लिख सकते हो या ±μB, तो ये जेड कंपोनेंट होगा। ये भी देख सकते हो तुम, यहाँ पे ML की वैल्यू, यहाँ पे जो GL की वैल्यू 1 है, तो जो μL जेड कंपोनेंट होगा -GL की वैल्यू 1 है, μB ML, और ML की वैल्यू अलग अलग हो सकती है अलग अलग L के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास जेड कंपोनेंट होंगे मैग्नेटिक मोमेंट के। स्पेस क्वांटाइज, ये जो इलेक्ट्रॉन स्पिन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्पिन को हमने कंसीडर कर लिया। अब हम देखेंगे जो इलेक्ट्रॉन स्पिन को कंसीडर करने के बाद जो एटम है उसका जो टोटल जो एटम है उसको टोटल उसका जो वेक्टर मॉडल है वो क्या है, ठीक है। अब जो एटम है उसका जो टोटल मॉडल है वही चेंज हो चुका है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की स्पिन भी कंसीडर कर ली, इलेक्ट्रॉन की एक जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है उसकी वजह से एक स्पिन है, एक उसकी खुद की रोटेशन की वजह से एक स्पिन है। अब जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो है स्पिन एंगुलर मोमेंटम प्लस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। जो एटम का टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो है 2 एंगुलर मोमेंटम का सम। तो अब जो वेक्टर मॉडल है, अब जो एटम है उसका एक नया मॉडल डिज़ाइन किया गया इलेक्ट्रॉन की स्पिन को कंसिडर करने के बाद, जिससे हम कहते हैं वेक्टर मॉडल, ठीक है। अब वेक्टर मॉडल और जो स्टैन गेरलाग एक्सपेरिमेंट है वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है।